हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने सीजी पीएससी 2024 के लिए, जो कि 9 फरवरी को होने वाला है, उसके प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें अभी हम पॉलिटी की लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, जिसमें मैंने अब तक आपको 3 लेक्चर्स बता दिए हैं। पहले तीनों लेक्चर्स में हमने सबसे शुरू में बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का मूल जाना। उसके अलावा हमने बाकी दोनों लेक्चर्स में हमने ये क्या जाना कि ईआईसी रूल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल में कौन कौन से रेगुलेशंस बने हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल यानी कि डायरेक्ट पावर ट्रांसफर टू पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट अब पूरा स्वामित्व भारत के ऊपर रखने लगी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों हमें पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो पहला लॉ है वो है द गुड गवर्नमेंट एक्ट। देखिए, हम लोग सबको पता है कि 1857 में द ग्रेट रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, जिसकी शुरुआत की थी मंगल पांडे ने बैरकपुर से। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते पूरे देश में फैला था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तात्या टोपे और भी बहुत सारे लोगों ने लड़ाई किया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ लड़े थे। उसके अलावा और भी दूसरी चीजें थी, तो जिसके कारण भारत एकजुट हुआ था 1857 में द ग्रेट रिवोल्ट में। तो उसमें देखने को क्या मिला कि अगर लोगों के बीच में डिसकंटेंट होगा यानी लोगों के बीच में किसी के प्रति नफरत बढ़ेगी, गुस्सा आएगा, आक्रोश होगा, तो क्या करेंगे, हम लोग विद्रोह कर देंगे। तो वही हुआ था, विद्रोह हुआ। तो उसी को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के अपने हाथों में ले ली। अब क्योंकि लोगों के अंदर पहले से गुस्सा था, तो उसे कम करने की आवश्यकता थी, कम करना जरूरी था। जरूरी कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उनके अंदर भरोसा जगाना होगा। और वो भरोसा कैसे जागेगा, वो भरोसा जागेगा जब अच्छे लॉ बना के दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम किया गया एक लॉ बनाने का, जिसका नाम था गुड गवर्नमेंट एक्ट। यानी आज हमको पता है कि गुड गवर्नेंस की बात होती रहती है, सुशासन की बात होती है। सुशासन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, यानी गुड गवर्नेंस के 3 पैरामीटर होते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी। तो ये तीनों चीजें जब पूरी हो जाती हैं तो लोगों को भरोसा बढ़ जाता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। तो वही काम इस लॉ के थ्रू होना स्टार्ट हुआ। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट यहां क्या किया गया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को एंड कर दिया गया। ठीक है, तो इसको एंड करने का तरीका क्या था। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहीं से आता है फीचर्स का, कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले एंड करने के लिए इनके द्वारा चलाई गई सिस्टम को एंड किया जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 1784 का जो एक्ट था, उसमें आपको देखने को मिलेगा टू सिस्टम या फिर सीओडी और बीओसी, इन दोनों को हमने समाप्त कर दिया। बेसिकली रानी ने पार्लियामेंट के थ्रू इसे एंड कर दिया। ठीक है, तो जब ये एंड होगा तो कुछ ना कुछ चीजें तो और आएंगी। तो इनकी जगह पे क्या आया, यानी कि आपने गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिया उस पोस्ट को वायसराय ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब गवर्नर जनरल क्या कहलाने लगे, वायसराय। तो वायसराय कहलाए तो, लेकिन अभी भी हमने ये जो नाम रखा है इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा है। इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, तो इसके बाद एक और ग्रुप बना, क्योंकि ये दोनों तो हमने एंड कर दिया ना। अब जो बनेगा वो है
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बनाया गया जो कि डायरेक्टली पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होते थे, ठीक है। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में गुड गवर्नमेंट एक्ट कैसे होता था, कैसे ये गुड गवर्नेंस लाता था। देखिए हमने देखा कि दो अलग अलग बॉडीज बनी, ठीक, मतलब दो अलग अलग पोस्ट जनरेट हुए। पहले थे, दूसरे थे। तो ये दोनों तो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे के ऊपर जवाबदेही और जिम्मेदारी देखने के लिए, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निरीक्षण करेंगे। तो ये थोड़ी कर सकते हैं, ये तो बड़े हैं। तो ये किस पे करेंगे, ये करेंगे एम्प्लॉयज पे। तो लास्ट में क्या दिख रहा है, देखिए क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय के ऊपर नजर किसने रखा, वायसराय ने। वायसराय के ऊपर नजर रखेंगे SOS यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपना जो भी रिपोर्ट बनाते हैं वो कहाँ पे दिखाएं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो अकाउंटेबल किसके प्रति होंगे, यानी जवाबदेह किसके प्रति होंगे, पार्लियामेंट के प्रति। और अल्टीमेटली पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में किसके प्रति जवाबदेह होती है, वो होती है लोगों के प्रति, ठीक है। तो ये जो साइकिल है, इससे क्या होगा, लोग खुश होंगे, अल्टीमेटली लोगों को पता चल जाएगा ना कि काम कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। इसी को बोलते हैं गुड गवर्नमेंट एक्ट। आज आपको यही चीजें तो देखने को मिलती हैं कि एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस चलता रहता है, ठीक है। 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के 3 स्मारक, 3 पिलर कौन से हैं, लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियरी न्यायपालिका। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण और निरीक्षण करते रहते हैं, ठीक है, यानी कंट्रोल चेक एंड बैलेंस के थ्रू करते रहते हैं। तो उससे लोगों को पता चलते रहता है कि भाई पारदर्शिता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जिसे हम कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी है यानी जवाबदेही है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे। यहाँ पे वही काम हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं गुड गवर्नमेंट एक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको कि इस नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है। ये चीजें जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसके कारण हम कहते हैं गुड गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है। तो हमने देख लिया कि वायसराय और SOS बने, तो ये तो हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लोगों को तब भी कैसे भरोसा होगा कि भाई ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे लिए काम करेगी। तब भरोसा होगा जब खुद उनके बीच से लोगों को बनाया जाएगा लॉ मेकिंग पावर में पावरफुल, ठीक है। तो जो अगला पॉइंट है वो यही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर हमें लॉ मेकिंग में लोगों को, इंडियंस को, ठीक है, सीधे हिंदुस्तानियों को अलाउ कर दिया गया। तो इससे थोड़ा सा भरोसा बढ़ गया कि हाँ चलो अब हमारे बीच से ही लोग जाके लॉ बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट में चौथी चीज, अब SOS तो बना दिया, लेकिन क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेले काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको दो चीजें देखनी है, पार्लियामेंट में भी बताना है, यहाँ का भी नियंत्रण करना है। तो इसीलिए उनके सपोर्ट के लिए एक 15 मेंबर की बॉडी बनाई गई। ये था 5वां पॉइंट। यहाँ SOS मतलब मोबाइल का SOS नहीं है ना, इमरजेंसी सिस्टम। SOS मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये था हमारा गुड गवर्नमेंट एक्ट, बेसिकली एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करने के लिए बनाया गया। अब अगला लॉ देखते हैं हम। अगला लॉ है इंडियन काउंसिल एक्ट। देखिए नाम से दिख रहा है काउंसिल एक्ट है, तो इसका मतलब है जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसमें इंडियंस को अलाउ कर दिया गया आपसे, ठीक है। तो इनके सबसे पहला फीचर इस एक्ट में क्या दिखेगा आपको, इंडियंस वर अलाउड। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो पहले 3 लोग जिनको वायसराय ने, ठीक है, चलिए यहां से क्वेश्चन है आपके लिए कि पहले भारत के वायसराय कौन थे। ये आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, जो सही आंसर्स होंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो पहले वायसराय ने
यहाँ पे कुछ लोगों को अपॉइंट किया, इंडियंस को, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, बेसिकली आप पावर तो दे रहे हैं, पर क्या पावर पूरी तरह दे देंगे? नहीं, कोई नहीं देना चाहता। तो वही काम यहाँ हो रहा है कि पावर तो दे रहे हैं पर नॉमिनल पावर, जिसे हम बोलते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर 3 लोग थे सबसे पहले में। वो 3 थे सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस। इन तीनों लोगों को पहले गवर्नर जो पहले वाइसराय थे वो अपॉइंट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर का मतलब है कि ये सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, लॉ में कुछ ना कुछ एडवाइस कर सकते हैं। इनका एडवाइस लेना नहीं लेना गवर्नर जनरल के ऊपर यानी वाइसराय के ऊपर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंटर्स थे। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हुए कि देखिए यहां से स्टार्ट हुआ था डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा? यानी जब हम पावर वापस से उन लोगों को देने लगेंगे जिनसे हमने लिया था। तो किनसे लिया था सबसे पहले? मद्रास गवर्नर और बॉम्बे गवर्नर, इनको पावर रिस्टोर किया गया। ठीक है, मतलब इनको वापस से पावर लौटा दी गई, लेजिस्लेटिव पावर, जो कि हमने कहाँ देखा था? हमने देखा था कि 1833 में इस लेजिस्लेटिव पावर को ले लिया गया था। ठीक है, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे तो सारा लेजिस्लेटिव पावर ट्रांसफर हो गया था कहाँ? सेंट्रल, यानी सेंट्रलाइज्ड हो गया था। किसके पास? ये हो गया था पावर वो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके पास। तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ठीक है, ये पॉइंटर याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट, इसके बाद 1-2 पॉइंट और है वो भी बता देता हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि भाई ये तो ठीक है, इसके अलावा कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात हुई। ठीक है, तो कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और पंजाब। इन यहां पे बने हैं क्या? यहां पे बनाया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट का लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया और इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम के अलावा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई थी वायसराय को। वायसराय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई। ठीक है, तो ये 6 पॉइंटर्स हैं। वैसे तो आप इनको चाहें तो छोटे छोटे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि इंडियंस अलाउड किए गए कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नॉन ऑफिशियल मेंबर 3 लोग थे, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी पूरी तरह हुआ नहीं है, स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर को क्या दिया गया? पावर वापस से लेजिस्लेट करने का। यानी यहाँ पे 5 आपके पास प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बने। ठीक है, कौन कौन से? मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और पंजाब। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले वायसराय जो थे उन्होंने ही पोर्टफोलियो सिस्टम लाया था। अभी पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब क्या? आज भी होता है, यानी मंत्री पद। ठीक है, पद आप देखते हैं ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ है। तो ये जो ये लास्ट में आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री के बाद कुछ चीज दिया जा रहा है, वो है पोर्टफोलियो, कि आप क्या चीज के मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, गृह मंत्री बनेंगे यानी होम मिनिस्टर बनेंगे, फाइनेंस मंत्री, वित्त मंत्री बनेंगे, ये सब पोर्टफोलियो है। ये स्टार्ट हुआ था पहले
वायसराय के द्वारा। आपको बताना है पहले वायसराय कौन थे, ठीक है। आप कमेंट में आंसर लिखिए, मैं उसको हार्ट दे दूंगा जो सही होगा। इसके साथ ही आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो आज भी यूज होता है, प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी के टाइम में जब सदन नहीं चल रहा हो तो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश बनाने का शक्तियां होता है। तो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जो है ये उस समय से आया था। इसका भी सेम प्रोविजन था, 6 महीने तक ये लागू रहेगा। हाँ, आज के टाइम में क्या होता है कि 6 महीने तक लागू रह सकता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन अगर इस बीच में पार्लियामेंट उस चीज को वापस से पास कर देता है एज अ एक्ट, तो वो क्या बन जाए, लॉ जो है वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये एक्ट टेम्पररी एक्ट इसको बोलता है, ठीक है। तो ये थे 1861 के कुछ प्रोविजंस। अब हम देखते हैं 1892 के प्रोविजन। देखिए, जैसा कि हमने देखा अभी तक कि लोग इंडियंस को अलाउ करने लगे हैं, इंडियंस को बुलाया जाने लगा है, तो इसी सीक्वेंस में, इसी सीरीज में, इस एक्ट में हमें देखने को मिलेगा कि ज़्यादा इंडियंस अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि हमने 5 देखा था, वो भी बन गए। उसके अलावा जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भी इंडियंस अलाउ होने लगे। तो अब इन दोनों जगह पे इंडियंस को नॉमिनेट किया जाने लगा। उसका एक प्रोसीजर ला दिया गया कि अब कौन नॉमिनेट करेगा या किसके रिकमेंडेशन में बनेगा। तो वो था कि जो इंडियंस अलाउ होते थे नॉमिनेशन, देखिए जो नॉमिनेशन होने लगा वो एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि अब वायसराय सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कहने पर, उनके रिकमेंडेशन पे वायसराय जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को नॉमिनेट करते थे। वैसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियंस या नॉमिनेशंस होते थे वो होते थे गवर्नर के द्वारा, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? वो रिकमेंड करते थे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गई, ठीक है, चैम्बर्स हो गया, ये लोग। तो इनके द्वारा नॉमिनेशन होता था, मतलब ये बताते थे और गवर्नर नॉमिनेट करते थे, ठीक है। इस एक्ट में दूसरा प्रोविजन क्या हुआ कि अभी हमने देखा कि पहली बार में क्या बात हुआ था, फर्स्ट इससे पहले वाले एक्ट में यानी 1861 के एक्ट में पहली बार हमने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखा। तो अब पार्लियामेंट बन गया है, पार्लियामेंट में बात हो रही है, तो जो दूसरा पॉइंट आएगा ये आएगा बजट पे डिस्कशन और क्वेश्चन आस्क करना। बजट पे डिस्कशन और क्वेश्चन आस्क करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आप और क्या पढ़ सकते हैं इस एक्ट में? तो इस एक्ट में उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, ये 2 चीज़ें याद रखने के लिए हैं कि इंडियंस को ज़्यादा अलाउ किया गया। अब उनके द्वारा क्या होता था, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जगह पे नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया। और नॉमिनेशन कौन करता था? वायसराय और गवर्नर, ठीक है। बस ये 2 पॉइंटर भी आपको याद रहेंगे तो काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे नहीं जाते। चलिए, तो यहाँ तक मैंने आपको आज बता दिया है। हमने आज पढ़ा क्या? हमने पढ़ा 1858 का गुड गवर्नमेंट एक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर देखा हमने 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैंने जो आज आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट आप कर दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं हार्ट दे दूंगा जो आंसर सही होगा। और अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और उसके अलावा मॉन्टेगो चिम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी 1919 का एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और भी जो लोग इसकी यूपीएससी, पीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिनके लिए ये लेक्चर फ़ायदेमंद हो, उनके साथ शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मुझसे डायरेक्टली मिलना चाहते हो या जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे मिल सकते हैं या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उनमें भी हम
अवेलेबल हैं, और नहीं तो अगर आप फिजिकली मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे सेंटर पे आपको फ्लैश हो रहा होगा नीचे नंबर, उससे डायरेक्टली मुझे 10 बजे से शाम को 7 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो एड्रेस दे रहा है वहाँ पे आके आप मुझसे मिल सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।